ठीक ठीक है। तीसरा स्टेप, अब हमारा पीछे वाला काम हो गया है फिलहाल के लिए। एक्चुअली में इसमें एक स्टेप और आता है, इन सबसे पहले एक स्टेप आता है या डाटाबेस सेटअप, एंटिटी फ्रेमवर्क सेटअप, ये सब चीजें। पर अभी हम वो नहीं कर रहे। हमने कहा कि यार डाटा वाटा हम डाटाबेस से नहीं लाएंगे, अपने लिस्ट विस्ट में भी तो कलेक्शन होते हैं, इसमें ही डाटा ले लेंगे। तो ये जब आएगा तब बताया जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी अभी। तीसरा स्टेप क्या है, जब मॉडल वो रिपोजिटरी बन गया तो पीछे वाला काम आपका खत्म हो गया है। अब आएगा बीच का काम। कंट्रोलर कौन है? ये बीच का बंदा है जो सारी चीजें हैंडल करेगा, ये है। तो कंट्रोलर बनाना है एंड यूज, इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जो आप करते हो ना कि एमवीसी को कहते हो कि भाई मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, तू मेरा ऑब्जेक्ट बना दे, इसे कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। टू क्रिएट रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट। और चौथा भाई एक बार बन गया तो क्रिएट ऑल मेथड्स इन कंट्रोलर। इसे रट लेना, ये मैं फोटो भेजूंगा तुम्हें हर इंटरव्यू से पहले से, एक बार रिवाइज कर लेना, सब बता दोगे। फिर पांचवा क्या था? क्रिएट व्यू फ्रॉम मॉडल। और सर ये यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, ये कंट्रोलर में ही होता है क्या? हाँ हाँ, जो वही वाला काम जो मैंने बताया नहीं था कि आपको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बनाना। दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। यहाँ इसे ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं कि भाई आपने क्या किया, बोला मैं ऑब्जेक्ट मैं नहीं बना रहा यहाँ पे अपनी क्लास में। अगर आप ऑब्जेक्ट बना देते तो आपकी क्लास उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाती। समझ रहे हो? चलो इसका मैं फायदा बता देता हूँ। आज मैं बता देता हूँ कि हम ये एक्चुअली कर क्यों रहे हैं। वैसे मैं चाह रहा था जब सिक्वल का बताऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक। जब सिक्वल वाला पढ़ाऊंगा तो और बता दूंगा। अब देखो ये हमने किया क्यों है। आप लोग बड़े सोच रहे हो यहीं पे ऑब्जेक्ट बना देता ना ये आराम से। अभी तक तो यही करते थे, किसी भी क्लास की फंक्शनलिटी यूज करनी होती थी तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया और मस्त यूज कर लिया हमने। लेकिन यहां पे ऐसा हमने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये सोचो। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि आज देखो रिपोजिटरी में हमारे पास क्या है, सारा डाटा आ रहा है लिस्ट से। सारा ऑपरेशन हम लिस्ट से बना रहे हैं। कल अगर मैंने कंट्रोलर में इस रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया होता तो कल को हमें क्या करना है, कल को हमें लिस्ट से तो डाटा लेके आना नहीं है, हमारा काम तो डाटाबेस से डाटा लेके आना है। तो कल को मुझे एक, कल को मतलब बनाएंगे आगे हम, बनाएंगे इसे दोबारा भी, हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी। उसका नाम क्या होगा? सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी। सीक्वल, अभी तो ये नॉर्मल एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो कि लिस्ट से डाटा लेके आ रही है। बाद में जब हम डाटाबेस वाला काम करेंगे ना तो एक सीक्वल एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाएंगे। वो भी इसी मेथड को इंप्लीमेंट करेगा, वो भी इन सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन वहां पे जो कोड लिखेंगे ना वो ये लिस्ट से इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो सीक्वल सर्वर से इंटरेक्शन करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि जब सीक्वल्स, अभी तो हम लिस्ट से ले रहे हैं सारा काम, जब हमें सीक्वल सर्वर से सारा काम करना होगा तो हमें क्या बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम एक और क्लास ऐड करेंगे, उसका नाम रख देंगे सीक्वल रिपोजिटरी, और वो सारे मेथड इसी इंटरफेस को वहां पे भी इंप्लीमेंट कर लेंगे और सारे मेथड सेम टू सेम लिख देंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि ये जो लेके आ रहा है लिस्ट से डाटा लेके आ रहा है, जो हमारी नई क्लास होगी सीक्वल वाली वो सीक्वल सर्वर से लेके आएगी। क्या ये बात समझ में आई? यस। गर्वित आप बताओ। यस सर। ठीक है। अब फायदा क्या हुआ कंट्रोलर में? फिर अगर मैंने इंप्लॉय रिपोजिटरी लिखा होता तो मेरी क्लास डिपेंडेंट हो जाती इंप्लॉय रिपोजिटरी के। अगर ये समझो 50 क्लास कंट्रोलर में ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने, तो अब जैसे ही मैं सीक्वल वाला बनाने गया, यहाँ पे दिक्कत, हर क्लास में जाके इसे चेंज करूं, सीक्वल लिखूं यहाँ पे। समझ रहे हो कि अब मुझे सीक्वल वाला लेके आना है, हमारा वाला लेके नहीं आना, ऐसे चेंज करना पड़ता हर क्लास में। अब ये सोचो अब आपकी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, 500 पेजों का प्रोजेक्ट बन गया है, 500 में आपने ऐसा लिख दिया है। अब कल को नया क्लाइंट आया, उसने कहा भाई सीक्वल सर्वर नहीं है मेरा, मैं ओरेकल डाटाबेस यूज करता हूं।
तू ओरेकल ओरेकल लिख यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोजिटरी में एक ओरेकल की रिपोजिटरी डाली, सेम, क्योंकि मेथड तो सेम रहेंगे ना, भले ही ओरेकल डाटाबेस से हो, लिस्ट से हो, या कुछ भी हो। करना क्या है, या तो वो एम्प्लॉय को गेट करेगा, या तो क्रिएट करेगा, या तो आईडी से लेगा, कुछ भी करेगा, मतलब वो मेथड तो सेम रहेंगे किसी भी डाटाबेस से हो। आपको एक और बना देनी है रिपोजिटरी, बस क्लास। तो अगर मैंने कंट्रोलर के अंदर सिक्वल को भी अगर बाइंड कर दिया होता, तो कल को ओरेकल आता, तो फिर मैं हर कंट्रोलर में जाके चेंज करूं। क्या यहाँ पे दिक्कत समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बताओ। करू आप बताओ। सर ये सीक्वेंस आरू? दोबारा बता दीजिए। आप बताओ कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि अभी हम डाटा लिस्ट से लेके आ रहे हैं, नहीं ये बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है? हाँ, अभी लिस्ट से आ रहा है, फिर एसक्यूएल से आएगा, डेटाबेस से। करेक्ट करेक्ट। और अगर लिस्ट के लिए यानी एम्प्लॉय रिपोजिटरी है, मान लो एसक्यूएल के लिए मैंने एक और रिपोजिटरी ऐड की होती, एसक्यूएल के लिए करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना, अब फ्रेमवर्क बन चुका है हमारा। अगर एसक्यूएल के लिए करना है तो एक क्लास ऐड करूंगा, मैं ऐड कर देता हूँ, कोड बाद में लिखेंगे इसका। ये देखो, ये ऐड किया, ये भी उसी इंटरफेस को हमारी रिपोजिटरी को ही करेगा। ये सारे मेथड आ गए, लेकिन ये क्लास जो डाटा, ये क्लास हमारे लिस्ट से काम नहीं करेगी, ये सिक्वल सर्वर से सारा कनेक्शन वगैरह सब बनाना पड़ेगा, वो जब करूंगा तो बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये समझो कि अगर मैंने एम्प्लॉय रिपोजिटरी लिख दिया होता ना, तो अगर सिक्वल से करना होता तो यहाँ पे जाके फिर चेंज करना पड़ता, मुझे करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? यस करना पड़ता। और अभी तो एक ही कंट्रोलर है। या कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि एक कंपनी के में सिर्फ एक एम्प्लॉय की डिटेल होगी खाली, ना टीचर की डिटेल, ना क्या बोलते हैं फाइनेंस की डिटेल होगी, ना किसी डिपार्टमेंट की डिटेल होगी। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक टेबल होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर डाटाबेस में, हर कंपनी में कम से कम 10, 20, 50 टेबल तो बनती होंगी, राइट? यस सर। यस सर। तो आपने सोचो, एक टेबल के लिए एक कंट्रोलर, 50 टेबल के लिए 50 कंट्रोलर। अगर आपने 50 में जाके ये लिखा हुआ है जो भी आपका रिपोजिटरी है, तो जब चेंज करना होगा तो आपको 50 में चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब लेकिन इसका फायदा देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। अब मैंने कहा कि भाई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, मुझे अपनी क्लास को इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करना, मुझे इंटरफेस पे डिपेंड करना है। आप कल भी बताया था इंटरफेस के अंदर खासियत क्या है, पेरेंट के इंटरफेस के अंदर इसकी खासियत ये है कि ये अपने अंदर किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता? यस सर। ये लिखूंगा तो चल जाएगा, राइट? अब देखो, अब कल को सिक्वल सर्वर वाला जब आएगा, इसका पेरेंट भी वही है, तो कल को अगर ये भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है या दिक्कत है? बताओ। नहीं। ये तो सी शार्प का कंसेप्ट है ना कि भाई पेरेंट अपने अंदर किसी भी चाइल्ड को सेव के ऑब्जेक्ट को सेव करा लेता है, तो ये पेरेंट इसका भी है, सीक्वल वाले का भी है। तो इसीलिए अब मैंने कंट्रोलर में हमने क्या किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना बना के इंटरफेस को पास कराया है, और इसका ऑब्जेक्ट बोला है एमवीसी तू बना इसका ऑब्जेक्ट। तो कल को जब मान लो यहाँ पे 50 कंट्रोलर होते और 50 कंट्रोलर में मुझे बस ये लाइन लिखनी है, और कल को अगर डाटाबेस चेंज हुआ तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है, एक लाइन चेंज कर देनी है कि भाई अब इंप्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मत बनाइयो, इसका ऑब्जेक्ट बनाइयो, काम खत्म। तो फायदा हुआ यहाँ पे नहीं हुआ। अब 50 जगह चेंज नहीं करना, सिर्फ एक जगह चेंज कर देंगे, और जब भी आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मांगेगा वो इसका ऑब्जेक्ट दे देगा। क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। यस सर। तो इसी चीज को कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? कोई आपके इंजेक्शन लगा दे शरीर में तो कुछ आपके अंदर डाल रहा है, कोई दवाई ववाई। तो यहां पे भी हमने क्या अंदर डाला?
यहाँ पे हमने कहा भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत बना, इंटरफेस को इंजेक्ट कर। यहाँ पे इंटरफेस को इंजेक्ट कर दिया क्योंकि इंटरफेस सबका पेरेंट है। जितने भी रिपोजिटरी बनेगी एम्प्लॉय नाम की, सबका पेरेंट आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाहे आप SQL सर्वर से डाटाबेस से काम कर लो, ओरेकल से कर लो, लिस्ट से कर लो, काम तो वही करोगे ना। या एम्प्लॉय की रोल चेंज हो जाएगा। अगर डाटाबेस में कह रहा हूँ ओरेकल की SQL की जगह ओरेकल डाटाबेस है, तो एम्प्लॉय जो IT का बंदा है वो फाइनेंस का बंदा थोड़ा ना बन जाएगा। IT वाला बंदा तो IT वाला बंदा ही रहेगा ना। तो फंक्शनैलिटी तो हमेशा सेम रहेगी, राइट। ओनली डिफरेंस क्या होगा कि चलो डाटाबेस डिफरेंस हो सकता है, कभी हो सकता है फाइल से लेके आओ, कहीं और से लेके आओ, तो उसके लिए आपको ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनानी है। और कंट्रोलर में आपको इंजेक्ट करना है, इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि आप डिपेंडेंसी डायरेक्ट ना करके इंटरफेस के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हो कंस्ट्रक्टर में और उसका ऑब्जेक्ट ले रहे हो। और MVC ने बोला है कि तुम इंजेक्ट कर दो और बाकी तुम मुझे बता दो किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं बना दूंगा। तो यही फायदा है। वो पूछते हैं कि क्यों करते हैं हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, कभी कभार पूछ लेंगे तुमसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों करते हैं यूज। तो क्या बोलोगे? आपको ये बोलना है सर कि मान लो आज मेरा SQL सर्वर डाटाबेस है और मैंने अपने हर कंट्रोलर में, हर क्लास में उसके फंक्शंस, उसका ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन यूज कर रखे हैं। कल को मेरा ओरेकल डाटाबेस बन गया तो मैं तो फंस गया। मैं अब हर, मान लो अभी तो एक ही जगह है, 100 जगह होता तो 100 जगह जाके चेंज करना पड़ता मुझे, सारी एरर वेरर सब चेक करनी पड़ती। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक कंसेप्ट आया, उसने कहा कभी क्लास को ऊपर डिपेंड मत हो भाई, क्योंकि क्लास के ऊपर डिपेंड हो गया तो तुझे हर बार जाके चेंज करना पड़ेगा। तू एक काम कर, इंटरफेस के ऊपर डिपेंड हो और उस इंटरफेस को जितनी, जो भी नया क्लास बनेगी, जो भी नई चाहे SQL रिपोजिटरी बने, एम्प्लॉय रिपोजिटरी बने या फिर ओरेकल एम्प्लॉय रिपोजिटरी बने, वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। अब तेरा फायदा ये है कि तू इंटरफेस की तूने डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी अपनी क्लास में, तो कभी भी तेरे को हर बार चेंज नहीं करना होगा। खाली program.cs में एक बार बता देना होगा कि भाई इसकी जगह जब भी कोई ये इंटरफेस मांगे तो इसके तो बहुत सारे बच्चे हैं, इसका SQL वाला भी है, एम्प्लॉय वाला भी है, ओरेकल वाला भी है, कौन से बच्चे का ऑब्जेक्ट देना है तो यहाँ पे बता दो इस बच्चे का देना है। तो अब ये चाहे एक जगह हो यूज, चाहे 50 जगह हो, हर जगह उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। तो क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? यस सर। बता दोगे, राइट। अब वो पूछेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि आप डायरेक्टली डिपेंड नहीं हो रहे क्लास के ऊपर, आप इंजेक्ट कर रहे हो। इंजेक्शन देते हैं ना डॉक्टर, तो कुछ दवाई आपके हाथ में डाल देते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ पे इंटरफेस को इंजेक्ट कर रहे हो कंट्रोलर क्लास में, क्लास के ऊपर डिपेंड डिपेंडेंसी ना हो। इंजेक्शन की डेफिनेशन में भी है, इट इज अचीव्ड बाय इंटरफेस। हाँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की डेफिनेशन भी अगर पढ़ोगे तो यही बोलता है इंटरफेस। तो कैसे अचीव किया ये करके मैंने अभी आपको दिखा दिया। यही जो हम कर रहे हैं इसी तरीके से अचीव कर रहे हैं कि भाई एक इंटरफेस मल्टीपल क्लासेस, क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, इंटरफेस को इंजेक्ट कर देना है, इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होना है। तो इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होने का फायदा ये हो जाएगा क्योंकि वो सबका पापा है, तो उस आपको बस ये बताना है कि भाई कौन से वाले बच्चे का रेफरेंस दूं, तो एक बार आप बता दोगे और आपका काम मस्त चलेगा। इससे अब आप दो चीज समझ गए, एक तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने आप में ही एक क्वेश्चन है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताओ, तो वो उसका आंसर दे दोगे। और दूसरा क्या चीज है कि भाई एम्प्लॉय ये इसमें कैसे होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। दूसरा क्वेश्चन होता है MVC में डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे सेटअप करते हैं, तो आप बोलोगे कंस्ट्रक्टर में, जो कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में हम इंटरफेस को इंजेक्ट करा देते हैं और program.cs में बस बता देते हैं कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है। इस तरीके से हम MVC में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बता देंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। कोई किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझना है तो रोक देना मुझे बीच में। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग भी होता है ना, कन्वर्टिंग टाइट कपलिंग इनटू लूज। हाँ, लेकिन अभी उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल में जाओगे तो वो इंटरव्यू फंसा देगा।
आपको बस इतना बोलना है, जो मैंने बताया है डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इतना बोलना है। वो बोलेगा अच्छा और डिटेल में बताओ, तो कहता है ना अभी तो मैंने इतना ही किया है। ठीक है, देखो अब मैंने बोला था कि इसका ऑब्जेक्ट बना, तो जब सीक्वल वाले का ऑब्जेक्ट बना रहा है तो अभी तो हमने कोई कोड और लिखा ही नहीं है, इसलिए एरर फेंक दी इसने। तो मुझे क्या करना है, दोबारा बोलना है अभी मत बना, बाद में बनवाऊंगा तेरे से, अभी खाली एम्प्लॉय रिपोजिटरी बना। कल का जो रिमेनिंग है आज खाली उतना ही खत्म करेंगे। फिर आपको आपका टास्क है कि 10 क्लास, जैसे मैंने एक फ्लो बनाया है आपको 10 बनाना है। क्रिएट किया हमने, चौथा एक क्रिएट करते हैं। क्या लिखें, राजश्री फाइनेंस पंजाब नहीं, लंदन यूके सैलरी क्रिएट। 4 रिकॉर्ड आ गए। अब इसी राजश्री को एडिट करते हैं। आपको पता है जैसे ही एडिट करेंगे अपना एडिट वाला कोड कॉल होगा। सबसे पहले कौन सा होता है, गेट वाला होता है। तो गेट वाला कॉल हुआ और इसने बोला क्या एडिट करना है कर दो। यहाँ पे जो हमारा राउटिंग में ये भी पूछ सकते हैं कि राउटिंग में जो आईडी होती है ना वो कब यूज होता है, तो आप बोलोगे वो एडिट वगैरह के केस में यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको आईडी के बेस पे ही वो डाटा लेके उठा के लेके आना है यहाँ पे। तो कोई पूछेगा कि जो आपका राउटिंग होता है उसमें यहाँ पे कंट्रोलर लिखते हैं, यहाँ पे एक्शन लिखते हैं, ये लास्ट में एक आईडी चीज होती है, उसको कहाँ यूज करते हैं, तो आप बोलोगे उसको वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें आईडी के बेसिस पे कुछ वैल्यू चाहिए हो। कहेगा एग्जांपल बताओ, तो आप बोलोगे जैसे एडिट के केस में होता है, डिटेल्स के केस में होता है, अभी डिटेल और डिलीट के केस में भी अभी दिखाऊंगा एक एक करके। तो लंदन को हमने क्या किया, मैनचेस्टर सेव कर दिया। अब पोस्ट वाला हुआ क्योंकि हम डाटा कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू और मैनचेस्टर हो गया। तो हमारा क्रिएट और एडिट हो चुका था। अब हमें देखना है डिटेल्स। डिटेल्स पे कोई सी भी डिटेल्स पे क्लिक करूं, अभी तो आपको पता ही एरर आएगी क्योंकि अभी तो हमने वो व्यू कुछ बनाया ही नहीं। एरर को कभी ऐसे देख के घबराना नहीं है, पढ़ना है कि एरर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो बोलता है भाई व्यू डिटेल्स वाज नॉट फाउंड। सही बात है, हमने बनाया ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी, वापस जाना है। अब डिटेल्स वाला काम करते हैं। डिटेल्स पे क्या होना चाहिए कि जिसकी भी आईडी है उसकी डिटेल्स लिख के आ जाए। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सेम एडिट जैसे ही है, इसमें बस एडिट नहीं कर पाएंगे लेकिन काम सारा वही होगा। तो डिटेल्स का मेथड ऑलरेडी बना होगा, ये देखो बना हुआ है ऑलरेडी। यहां पे जाना है अपना एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट क्या लेना, आईडी अपने आप आपको पता है बाइंड हो जाती है। आपको क्या करना है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। ये मेथड हमने एडिट के टाइप बना लिया था, उसी मेथड को यूज करूं, हर बार नया नया मेथड नहीं बनाना। अगर ऑलरेडी एक मेथड है जो आईडी के बेस पे एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा है, आप कहोगे कहाँ है, देखते हैं है या नहीं है। पहले लिख देता हूँ, दिखाता हूँ, अभी है, हमने कल बनाया था। इसे पहले रोक देते हैं। ये देखो कल हमने बनाया था ये, जब एडिट वाले के लिए हमें चाहिए था तो वही चीज हमें डिटेल्स के लिए भी चाहिए, तो दोबारा नहीं बनाना, इसी को यूज कर लेंगे। गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, जो भी आईडी आएगी उसे यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे सेव करा लेंगे एम्प्लॉय को। चाहे वेर लिखूं चाहे एम्प्लॉय लिखूं एक ही बात होती है, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। चाहे ये लिखूं और चाहे ये लिखूं, क्यों, क्योंकि वेर, ये इंटरव्यू पूछ सकता है कि वेर क्या होता है, तो वेर अपने अंदर किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर लेता है। और यहाँ पे अंदर पास कर दिया मैंने एम्प्लॉय। क्यों पास किया, क्योंकि जो वैल्यू एम्प्लॉय की आई उसे व्यू पे दिखाना भी तो है। अगर पास नहीं करूंगा तो व्यू कहेगा अबे क्या दिखाना है, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। पास कर दूंगा तो उसका मतलब मैं व्यू को बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो जो डिटेल आ रही है ना उसको दिखा दियो। अब क्या, अब तो आसान काम, ऐड व्यू, एम्प्टी नहीं वरना डिजाइन हमें बनाना पड़ जाएगा। अभी हम डिजाइन नहीं बना रहे। ये बोलेगा व्यू का नाम डिटेल्स, तो डिटेल्स ही रखना है। टेम्पलेट डिटेल्स वाला चूज करना है। मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास ये वाली मॉडल है। आपको पता ही है एक ही मॉडल क्लास बनाई है अभी तक। पहली बार में आसानी लगेगी पर जब
7वां 8वां बना रहे होगे ना तो बहुत सारी मॉडल क्लास आएंगी, तो अपना देख के सही से नाम सेलेक्ट करना है। अभी तो एक ही है तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी वही सेलेक्ट कर लोगे आप। ओके करोगे और क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वो अपना कोड वोड लिख रहा है बिहाइंड द सीन, तो वो चल रहा है उसका काम। देखो लिखा भी आ रहा है जनरेटिंग कोड, हमारे लिए कोड जनरेट कर रहा है, ये देखो उसने कर दिया जनरेट। अब कुछ नहीं, डिटेल में तो इतना ही होता है, खाली एडिट वेडिट तो करना नहीं होता, खाली एम्प्लॉय की डिटेल देखनी है तो बन गया हमारा ये डिटेल वाला। रन करते हैं। आईडी, अब किसी की डिटेल देखनी हो हमें कैसे करेंगे, मान लो दीपक वाली डिटेल देखनी है तो इस पे क्लिक किया और एक्सेप्शन आ गई। क्यों आई? कह रहा है भाई आईडी में तो 0, कुछ तूने आईडी में वैल्यू नहीं दी। मैं कह रहा हूं अरे वैल्यू क्यों नहीं दी, इसका मतलब अब देखो ऐसी एरर आए तो आपको पहचानना कैसे है कि एरर आई क्यों। दोबारा से बता दूं कैसे पहचानना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं एरर आ रही है, तो आपको डिटेल्स वाले में जाके डिबगर लगा देना है। कभी भी एरर आए, मुझे तो पता है कि एरर है, लेकिन आपको कैसे पहुंचना है वो बता रहा हूं। डिटेल्स पे जाके डिबगर लगा दोगे। अब आप क्लिक करोगे तो होना क्या चाहिए डिटेल्स पे, देखो डिबग कर रहा हूं, होना क्या चाहिए, जिस भी रो पे क्लिक किया है उसकी आईडी आ जानी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आईडी आ रहा है 0, मतलब 0 तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इंटीजर की, मतलब इसने आईडी को बाइंड नहीं किया, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। अब आपको कैसे पता लगेगा क्या गड़बड़ है और कहाँ चेक करना है, उसका भी तरीका बताता हूँ कहाँ गड़बड़ है और क्या चेक करना है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब इस पे क्लिक कर रहे हो, और ये कौन सा पेज है, कौन बताएगा ये कौन सा पेज है? गर्मित बताओ ये कौन सा पेज है, कौन सा व्यू है ये? व्यू। हाँ व्यू तो है, लेकिन कौन सा व्यू? इंडेक्स है, क्रिएट है, एडिट है, डिलीट है, कौन सा है? इंडेक्स। इंडेक्स। इंडेक्स है, बिल्कुल सही जवाब। और ये बटन इंडेक्स वाले पेज पे ही है, तो मुझे कहाँ पे देखना है? इंडेक्स पे ही देखना है, क्योंकि ये बटन इंडेक्स पे ही है ना। मैंने कहा इस बटन में दिक्कत है, ये आईडी भेज नहीं रहा। अब जो जिस बटन पे दिक्कत है उसी बटन के कोड को चेक कर लो कि उसमें क्यों नहीं भेज रहा। चेक कर लेते हैं। गए हम, व्यू खोला हमने, डिटेल्स में गए, अब देखते हैं वो कहाँ पे लिंक है। एडिट के बगल वाला डिटेल्स होना चाहिए। नीचे जाओगे, डिटेल्स पे नहीं जाना ना, गलत चला गया मैं, इंडेक्स पे है ना वो, तो इंडेक्स पे गए, ये देखो एडिट का नगला बटन है डिटेल्स। कोई बता सकता है क्या गड़बड़ है यहाँ पे? ऊपर वाला चेक करके बता दो क्या गड़बड़ है। कल किया था ना हमने कि भाई डॉटनेट को क्या पता कि तुम्हारी प्राइमरी की कौन सी है, तो इसीलिए वो ये कोड कमेंट करके भेजता है। तो आप इसीलिए वो आईडी को बाइंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है प्राइमरी की मेरी कौन सी है। इसीलिए वो कोड लिखता है, कहता है कमेंट, मुझे कहता है मुझे क्या पता, तुम हो सकता है यहाँ पे मॉडल पे जाके इस आईडी की जगह, क्या बोलते हैं, मॉडल कहाँ गया हमारा, आप आईडी की जगह कुछ एम्प्लॉय आईडी लिख दो, कुछ एम्प्लॉय नंबर लिख दो, मुझे क्या पता क्या होगा। इसलिए ये भाई कोड मैं तुम्हें कमेंट करके दूंगा। आपको जब ये कोड चलाना होगा तो अनकमेंट करो और यहाँ पे अपनी आईडी बताओ। हमारी तो आईडी है तो हम आईडी लगा देंगे। अब ये बाइंड कर देगा। अब डिटेल्स पे जब भी क्लिक होगा तो जो भी आईडी की वैल्यू आएगी उसे बाइंड कर देगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है सर। ठीक है, तो अब रन करेंगे दोबारा से। चेक करने के लिए दोबारा से कंट्रोलर पे डिबगर लगा लेंगे और डिबग करके खूब देखना, खूब दबा दबा के डिबग करना, जिससे कि एक एक चीज समझ में आ जाए। आ गए, अब चेक करते हैं डिटेल्स पे। आईडी में अब 2 वैल्यू आ गई या नहीं आई? आ गई, राइट। तो अब बिल्कुल मस्त चलेगा हमारा। कंटिन्यू करेंगे और ये सारी डिटेल हमने उसकी देख ली। इस पे ये भी है कि एडिट भी कर सको और बैक टू लिस्ट पे भी जा सको। चेक करते हैं डिटेल्स वाले पेज पे यही हो रहा है नहीं हो रहा। तो व्यू में डिटेल्स वाला पेज देखो, तो यहाँ पे एडिट और उसका 2 बटन है। तो हाँ भाई एडिट का भी बटन है और बैक टू लिस्ट का भी बटन है। बट ये एडिट वाला सही चलेगा नहीं, क्योंकि वही वाली बात आ गई ना कि एडिट के केस में ये क्या भेजेगा, आईडी भेजे क्या भेजे इसे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि
.NET ने कोड हमारे लिए बनाया है, तो यहाँ पे भी हटाओ, तो यहाँ पे बताओ भाई आईडी भेजियो, कुछ मत भेजियो, डिटेल्स वाले पेज पे। जिस भी पता कैसे चलेगा कौन से पेज पे हो, ऊपर यूआरएल में चेक कर लेना, और जब कुछ भी यूआरएल में ना हो तो program.cs में आके चेक कर लेना डिफॉल्ट होता है। तो अभी तो यूआरएल में कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या चेक करोगे, program.cs में भाई डिफॉल्ट होता है एम्प्लॉय और इंडेक्स। तो मतलब जो भी यूआई पे चेक करना है वो इंडेक्स वाले व्यू में करना है, एम्प्लॉय के फोल्डर के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स वाले में। और उसके बाद कहीं जाते हो, डिटेल्स में चले गए, डिटेल्स उठ के आ गई, अब इस पे जो भी क्लिक होगा कौन से पेज पे, डिटेल्स वाले व्यू में, तो वहां पे हमने चेक कर दिया था। आप चाहो तो बैक टू लिस्ट कर लो, बैक टू लिस्ट का कोड देखो क्या लिखा हुआ है डिटेल्स में। बैक टू लिस्ट का लिखा है कि भाई इंडेक्स वाले एक्शन पे वापस पहुंचा दे, तो देखते हैं वही करता है नहीं करता। तो ये लो, उसी इंडेक्स वाले एक्शन पे वापस पहुंचा दिया। तो कोई दूसरा क्लिक करते हैं तो इस बार तीसरा वाला खुलेगा, ये देखो तीसरा अंजलि खुली है। बैक टू लिस्ट करेंगे तो दोबारा से उसको जाएगा। एडिट देखो क्या करता है, एडिट का कोड देखते हैं फिर से डिटेल में। एडिट कह रहा है भाई देखो एक्शन लिंक दिया है इसने, इसे खोलो, चेक करो क्या क्या है एक्शन लिंक के अंदर। तो कह रहा है पहला है लिंक टेक्स्ट, कि लिंक में दिखेगा क्या, टेक्स्ट मतलब कि वहां पे दिखेगा क्या आपको। दूसरा है एक्शन नेम, कौन से एक्शन पे जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा भी एडिट और जाएगा भी एडिट नाम के एक्शन पे। चेक करते हैं, एडिट दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। अब एडिट नाम के एक्शन पे जाता है नहीं जाता, ये देखो एडिट वाले एक्शन पे गया तभी तो ये खुला। बैक टू लिस्ट करेंगे तो लिस्ट पे आ जाएगा दोबारा से, डिटेल्स पे। कल को आपको कहना है यार, कल को आपको क्या करना है यार, एडिट लिख के ना आए, ऐसा लिख के आए कि एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स पूरा। कोई बात नहीं, वो तो आपके हाथ में है ना। इसी डिटेल्स में जाओ, ये लिंक खोलो, सॉरी देखो ये बता रहा है इसके बहुत, ये देखो कौन सा मेथड है, इसमें 3 और 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्शन लिंक जो है ना, मेथड ओवरलोडिंग कर रहा है ये। सेम नाम से बहुत सारे मेथड हैं, 7 मेथड हैं। आपने ये वाला यूज किया है जिसमें लिंक टेक्स्ट, पहला लिंक टेक्स्ट है। आप कहते हो मुझे ये लिंक टेक्स्ट नहीं दिखाना, मुझे दिखाना है एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स, चेंज कर दो यहाँ पे, कोई नहीं, चला लो। अब वहां पे लिखा आएगा एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स। ये देखो डिटेल्स वाले में था ना, डिटेल्स में जाते हैं, इसे हटा देता हूं क्योंकि समझना अब हमें खाली यूआई से है। डिटेल्स में गए, अब क्या लिखा है, एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स आया, क्लिक करूंगा तो एडिट हो जाएगा। कल को आपका दिमाग खराब हो गया, आप कह रहे हो ये भी नहीं करना मुझे, कह रहे हो मैं इनको बेवकूफ बनाता हूं, लिखा आएगा एडिट और जाएगा इंडेक्स वाले पेज, इंडेक्स वाले पे, तो यहाँ पे जाके चेंज कर दो। तो अब लिखा आएगा एडिट लेकिन जाएगा इंडेक्स वाले पेज पे, देखते हैं जाता है नहीं जाता। डिटेल्स पे गए, एडिट लिखा आया, क्लिक किया तो चला गया इंडेक्स वाले पेज पे। समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही है सर। कर पाओगे? यस यस। ठीक है ठीक है। अब तो लेके अभी अभी हम लोग पागल नहीं है, तो हम लोग इसे सही करते हैं, वापस एडिट पे ही करते हैं। ये तो चलो सही है, एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा क्या बचा है, डिलीट। क्रिएट हो गया, लिस्ट भी दिख गई, एडिट भी हो गया, डिटेल भी देख ली हमने एक बंदे की, अब बचा है डिलीट करना है। चलिए जी, डिलीट पे अभी क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, कौन बताएगा? एरर। एरर क्यों? क्योंकि हमारा तो पेज ही नहीं बनाया। वो कहेगा भैया डिलीट नाम का पेज तो बनाओ पहले। बहुत सही, हाँ, सही समझ में आ रहा है आप लोगों को, लग रहा है। कमेंट डाला हुआ था उसने पहले से। करेक्ट करेक्ट। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं डिलीट वाला कोड क्या कहता है हमारा। अब आसान लग रहा होगा, जब 1-2 कर लोगे तो अपने आप आसान लगने लग जाएंगी सारी चीजें। डिलीट, सबसे पहले तो कौन से को डिलीट करना है वाली आईडी लेके आनी है।
तो ये कोड तो तीसरी बार लिख रहे हैं, तो आपको याद ही हो गया होगा क्या है। एम्प्लॉय रिपोजिटरी गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, आईडी भेजी ये। क्या इतने से चल जाएगा? क्या आईडी की वैल्यू आएगी यहाँ पे अभी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल सही। क्यों नहीं Fine. आएगी? आएगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे इसने कमेंट किया हुआ है ना, हम्म, तो इसको भी हटाओ। आप लोगों को आ रहा है समझ में, इसका मतलब बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं यहाँ पे दोबारा से, अब आ जाएगी भाई, विश्वास मान रहा हूँ आ जाएगी। कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, दूसरे वाले पे डिलीट पे गए, चेक करते हैं आई या नहीं आई, तो आ गई। दूसरे वाले पे तो क्लिक किया था हमने, तो डिटेल लाके दिखा देगा ये। लेकिन एरर आई, बताओ क्यों आई? एक स्टेप भूल गया मैं, क्या भूला? ये पढ़ के बताओ एरर क्या आई है। व्यू में डिलीट नहीं है। हाँ क्योंकि मैंने कोड तो लिख दिया, पर डिलीट का कहीं व्यू जनरेट किया अभी हम्म, नहीं किया ना। तो करने के बाद आपको राइट क्लिक करके क्या करना है, ऐड व्यू। ऐसे ही एरर पढ़ पढ़ के अपने आप समझ समझ के करना है चीजें। ये मत सोचना कि कोई एरर आ गई भाई, यार तो एरर आ गई। अब उसे पढ़ो, समझो क्या लिखा है वो करो। खुद समझ में नहीं आता तो गूगल कर लो, गूगल में हर चीज का आंसर मिलेगा आपको, हर चीज का। क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी 10-15 साल पुरानी है। तो कोई आप कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम लेके आओ, हर चीज का आंसर गूगल पे मिल जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो मेरे से पूछो। डिलीट, टेम्पलेट उठाया डिलीट का, मॉडल अपनी हमें पता ही है यही है, ऐड कर दिया। हो गया, उसने डिजाइन बनाया, ये डिजाइन पढ़ पढ़ के देखना है आपको। ऐसा कुछ बोलेगा डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, क्योंकि डिलीट हम करने से पहले किसी को बोल पूछते हैं भाई पक्का डिलीट श्योर है, डिलीट कर दूं? बाद में मत बोलियो कि डिलीट कर दिया। क्योंकि क्रिएट एडिट अपडेट डिलीट इज स्टिल ओके। एक बार गलत एडिट कर दिया दोबारा सही कर लो एडिट, पर डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। तो इसलिए डिलीट के समय हमेशा पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। देखो पूछेगा भी ये। डिलीट पे आ गया, आईडी मिल गई। पहले कौन से आया, गेट वाला। कोई पूछे गेट वाला कब आता है, पोस्ट वाला कब आता है, तो बता देना है कि जब पेज लेने जाएगा तो गेट वाला, पोस्ट मतलब कोई डाटा हम भेज रहे हैं तो पोस्ट के लिए जाएगा। आ गए डिलीट। तो पूछ रहा है भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय। आप बोलते हो डिलीट, हाँ कर दे मैं श्योर हूं, तो कर देगा डिलीट या नहीं करेगा? कर देगा। बताओ कर देगा सर। कर देगा। कैसे कर देगा? कोड तो हमें लिखना है। लिस्ट के अंदर से डिलीट का कोड लिखा है हमने कहीं? नहीं। नहीं लिखा ना, तो अभी नहीं करेगा भाई। इसे क्या पता क्या डिलीट करना है? तो चेक करते हैं कि यहाँ पे कोड चेंज करना है हमें, यहाँ पे लिखना है ना हमें। पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा, और यहाँ पे अभी तो कोई कोड ही नहीं है, अभी तो सीधा इंडेक्स पे मूव कर दे रहा है ये। तो यहाँ पे आपका कोड आएगा, क्या लिखना है आपको, कॉल रिपोजिटरी मेथड टू डिलीट एम्प्लॉय वेयर आईडी इज गिवन। इसमें दोनों भेज रखा है इसने, कलेक्शन भी और आईडी भी। पर पूरे एम्प्लॉय की सारी डिटेल जान के मैं क्या कर लूंगा? मुझे तो खाली आईडी के बेस पे भी डिलीट कर सकता हूँ ना, क्योंकि आईडी तो यूनिक होती है। तो मैं इसमें कलेक्शन का यूज नहीं करूंगा, खाली आईडी का यूज करूंगा। क्लियर? यस। ये हालांकि एम्प्लॉय की पूरी डिटेल भेज देगा मुझे, क्योंकि एमवीसी बाइंड कर देता है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो खाली इसी की जरूरत है। जाते हैं क्या करना है, वही काम जो करके आए हैं, नई फंक्शनैलिटी तो यहाँ पे बनाओ। डिलीट करना है तो कोई रिटर्न तो कुछ ले नहीं रहे, तो खाली डिलीट कर दो। किसके थ्रू करना है, आईडी के थ्रू करना है, तो बाय आईडी। और आईडी क्या है, इंटीजर है, तो ये हो जाएगा डिलीट। अब जाओ एम्प्लॉय रिपोजिटरी में, लाल लाल बोलेगा क्योंकि कहेगा नया मेथड बनाया, इसे भी इंप्लीमेंट करो। आ गया, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन आती है, हटा दो इसे।
लिस्ट से डिलीट कैसे करते हैं सबको पता है? लिस्ट का नाम है एम्प्लॉइज डॉट रिमूव करते हैं, राइट? यस यही तो करते हैं। लेकिन क्या रिमूव करना है हमें? आईडी आईडी करनी है। तो आईडी ऐसे दे दूंगा तो काम थोड़ा चलेगा, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय का है ना, ये कोई इंटीजर का लिस्ट थोड़ा ना है कि आईडी क्या है, इंटीजर है। तो ये कोई इंटीजर की लिस्ट तो है नहीं कि सीधा रिमूव कर देगा आईडी को। वो तो एम्प्लॉय की आईडी मैच होनी चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बताओ क्या कन्वर्ट करेंगे? लगे, कन्वर्ट। कन्वर्ट नहीं, ये करेंगे ना, वाला एम्प्लॉय पहले ढूंढ के लाएंगे ना जिसे डिलीट करना है। समझ में ना आए तो वो पूछना कि मैं कह रहा हूँ आईडी के बेस पे डिलीट करना है, लेकिन ये तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है ना, वो तो एम्प्लॉय, ये तो रिमूव अपने अंदर क्या लेगा, ये तो बोलेगा कौन से एम्प्लॉय को रिमूव करना है। ये देखो एम्प्लॉय दो मुझे, एम्प्लॉय आईडी क्या करूंगा मैं, मुझे एम्प्लॉय दो तभी रिमूव करूंगा मैं। तो हमें क्या करना है, वही जो कोड ऊपर पहले यूज किया था कि भाई फर्स्ट आईडी के बेस पे जिसकी भी ये आईडी है वाला एम्प्लॉय निकालो। निकाल लिया। अब जो भी एम्प्लॉय आया इसको रिमूव कर दो। क्या ये 2 लाइन का कोड समझ में आया कि क्या किया है यहाँ पे हमने, और ऐसा क्यों किया है, ये भी बात समझ में आई या नहीं आई? यस दीपक आप बताओ, यस, ये पहली लाइन क्यों यूज की, सीधा आईडी क्यों नहीं भेज दी हमने, बताओ? क्योंकि एम्प्लॉइज जो है ये लिस्ट किस, अब जब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई है और उसमें आप क्या देखो, ये एम्प्लॉइज क्या है, ये देखो दिखाता हूं। एम्प्लॉय क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है। तो अगर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को में से रिमूव कमांड चलाओगे तो वो अपने अंदर क्या मांगेगा कि किसको रिमूव करूं, एम्प्लॉय को मांगेगा ना, या आईडी मांगेगा? आईडी उसे क्या पता आईडी क्या होता है? इस लिस्ट को कहीं पे भी नहीं पता आईडी क्या होता है, इसे तो इतना पता है एम्प्लॉय क्या होता है। एम्प्लॉय के अंदर आईडी है कुछ, तो उस आईडी के बेसिस पे हम वो एम्प्लॉय निकाल के लाए, क्योंकि हमें पता है आईडी यूनिक ही होगी, इसलिए एक ही एम्प्लॉय आएगा, उसी एम्प्लॉय को डिलीट कर देगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यस आ गई। आ गई तो चलते हैं कंट्रोलर पे। यही तो करना है हमें, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी, और आईडी ऊपर से आएगी उसे दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा काम खत्म हमारा। क्या भी आईडी आएगी या नहीं आएगी? कोई तो एरर आ रही है आईडी से पहले तो। हाँ, हमने ये सिक्वल वाला भी बना लिया था ना, उसने भी यहाँ पे भी सिक्वल वाला भी हमने बना के रखा हुआ है ना, चेक तुम्हें बताने के लिए बताया था, इसलिए एरर आ रही है। इसमें भी मेथड ऐड कर दिया तो एरर चली गई, क्योंकि इंटरफेस में जितने भी मेथड डिफाइन करो उनकी बॉडी देना जरूरी है क्लास में। चल जा, खुल जा, खुल गया। डिलीट पे जाते हैं, अपना आईडी वाईडी लेके आया, 3 नंबर की, 3 वाले पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे आ गया। अब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो क्या डिलीट हो जाएगा या नहीं होगा, बताओ? हो जाएगा, पहले चेक करते हैं कि भाई सब हो जाएगा। इसका जो कोड है इसमें भी तो कहीं बंदे ने प्राइमरी की छुपा नहीं रखी। ये भी तो हो सकता है ना, जो इसके पीछे भी हो सकता है प्राइमरी की छुपा रखी हो, तो वो पता ही नहीं चलेगा कौन सी आईडी है। तो चेक करते हैं कौन सी फाइल में देखूं, इसे चेक करने के लिए कौन से व्यू में, इंडेक्स में देखूं, क्रिएट में देखूं या एडिट इंडेक्स में भी, देखूं? इंडेक्स भी, इंडेक्स इंडेक्स एक बार यूआरएल लिख के सोचो, इंडेक्स में देखना है, क्रिएट में Delete देखना है या एडिट में देखना है? डिलीट में। हाँ सही जवाब। डिलीट किसने बोला? डिलीट में देखना है ना, यही जो ये होता है वहीं पे देखना होता है। वहां पे हम इंडेक्स में क्यों देख रहे थे, क्योंकि भाई पहला पेज तो इंडेक्स होता है ना, इसे चाहे ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है ना। तो यहाँ पे इंडेक्स में देखना है, लेकिन जब डिलीट पे क्लिक कर रहे हो आप, वही बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कौन से पेज पे देखना है। तो ये कौन से पेज पे है, इस वाले व्यू पे है ये, क्योंकि एक्शन का नाम और व्यू का नाम सेम होता है। तो समझ में आया दीपक? यस सर, बताओ दीपक। यस आ रहा है सर। ठीक है, तो ये कौन से वाले देखना है, डिलीट वाले व्यू पे देखना है। चेक करते हैं, जाहिर सी बात है एमवीसी ने बनाया है तो उसे क्या पता कौन सी आईडी है, तो इसको भी बंदे ने कमेंट ही कर रखा होगा। कहां गया हमारा डिलीट? इनपुट टाइप
सबमिट, ओके। एम्प्लॉय मॉडल आईडी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। इसने कैसे बनाया ये देखो, डिलीट क्या है, ये है। और सबमिट, एक सबमिट नाम का एक, आपने एचटीएमएल पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, इनपुट सबमिट करेंगे तो ये डिलीट नाम का कमांड पे चला जाएगा। ये भाई डिबग करते हैं, देखते हैं कि लेके आ रहा है डाटा, नहीं लेके आ रहा, आना नहीं चाहिए लेके, पर क्या पता एमवीसी ऑटोमेटिकली बाइंड कर देता हो या इस बटन को, आ रहा है लेके, क्यों आ रहा है चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वगैरह नहीं है, ये कह रहा है जब भी डिलीट बटन दबो प्रेस करोगे ना आप, तो मैं सबमिट कर दूंगा। जब वो सबमिट कर देगा तो वो क्या करता है, जितनी भी पेज पे वैल्यू है सबको सबमिट कर देता है। इस पेज पे जितनी भी वैल्यू होंगी सबको सबमिट कर देगा। तो आईडी भी क्योंकि इसी पेज पे पड़ी हुई है तो इसलिए आईडी हमारी आ जा रही है। तो जब इस तरह का बटन का कोड लिखा हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, तब आपका डाटा अपने आप पहुंच जाएगा वहां पे। आप कहोगे यार ये तो नई चीज बता दी कुछ, बट ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। बट ये समझ लो अगर लिंक होगा तो आपको पास करना पड़ेगा। लिंक कैसे पता चलता है कि लिंक क्या होता है? लिंक का मतलब जहां पे बटन ना हो, एक यूआरएल टाइप का हो। दिखाता हूँ अभी लिंक और उसमें डिफरेंस बताता हूँ। तो आगे हमारी आईडी 3 यहाँ पे जाएगा, कोड डिलीट करेगा और इंडेक्स पे मूव हो जाएगा। गया, डिलीट किया, मूव हो गया, ये 2 ही बचा। अब मैं कह रहा था बटन क्या होता है, वो क्या होता है, देखो ये होता है लिंक। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो आईडी वाईडी भेजनी है। वेट आ देता हूँ फिलहाल के लिए। लेकिन ये बटन है, और ये किस तरह का बटन है? HTML वाली क्लास पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये एक होता है सबमिट बटन। तो सबमिट बटन क्या करता है, इसका टाइप होता है सबमिट। वो क्या करता है, इस फॉर्म पे जितनी भी वैल्यू है ना सबको भेज देगा। वो ये नहीं देखता कि आईडी भेजनी है, नेम भेजना है। जैसे कि इंडेक्स वाले में तो ये सिर्फ आईडी भेज रहा है, इन पे क्लिक करोगे ना तो सिर्फ आईडी भेजेगा। लेकिन जो बटन है, सबमिट बटन है, वो सब कुछ, अगर सबमिट बटन बना दिया तो सब कुछ भेज देगा। तो सब कुछ भेजेगा तो आईडी भी भेजेगा, तो आईडी मिल जाएगी आपको। क्लियर? हेलो, आवाज कट हाँ, गई आवाज थी। आ रही है? यस सर। आवाज कट गई थी सर, अब आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो सबमिट बटन होता है वो फॉर्म की सारी वैल्यू अपने आप भेजता है। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये सारी वैल्यू भेजेगा तो आईडी भी है, तो आईडी भी उसलिए हमें मिल रही है, हमें स्पेशली अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस, इसे भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट हो जाएगा, लास्ट वाला भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट हो जाएगा। कोई नया क्रिएट करना हो तो नया क्रिएट कर लो। 1 राजू, डिपार्टमेंट फाइनेंस, सिटी लिख देते हैं अपना, कौन सी सिटी बताओ? म्यूनिक, कंट्री जर्मनी, सैलरी कुछ लिख देते हैं कितनी। क्रिएट किया तो क्रिएट हो गया। एडिट करोगे, म्यूनिक से अपनी जर्मनी की कोई दूसरी कंट्री, सिटी फ्रैंकफर्ट, क्या नाम होता है, फ्रैंकफर्ट, पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये कर लिया तो एडिट भी कर दिया। डिटेल देखनी हो तो डिटेल भी देख ली, डिटेल भी देख ली जाएगी। बैक टू लिस्ट आना है, बैक टू लिस्ट भी हो गया। डिलीट भी करना है तो डिलीट भी हो गया। सारा काम आज आप करना सीख गए। और दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, अमेजोन, मैं अमेजोन दिखाता हूं क्योंकि आपके प्रोजेक्ट को आपको ये बताना है, इसमें इन 4-5 ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा। इसे रिलेट करते हैं यहां से। मेंस टी शर्ट ढूंढता हूं, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पेज कौन सा, कौन बताएगा ये पेज कौन सा होगा? जब मैंने मैन टी शर्ट ढूंढी तो ये पेज कौन सा होगा? इंडेक्स का होगा, क्रिएट का होगा, अपडेट का, डिलीट का? इंडेक्स का। इंडेक्स का। क्यों? क्योंकि इस पे सारी लिस्ट आ रही है। आ रही है, नहीं आ रही? यस बट डिफरेंस क्या है कि वहां पे भाई हमारी टेबल में आ रही थी, यहाँ पे इन्होंने टेबल की जगह फोटो लगा दी।
तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो फॉर ईच लूप चल रहा है ना, जितना भी डाटा लेके आए। देखो अब इससे रिलेट करो, कैसे दिख रहा होगा कि हमने एक ही डिजाइन बना लिया, फॉर ईच के अंदर अलग अलग वैल्यू पेस्ट कर दी। ये देखो फॉर ईच चलता गया, जितनी वैल्यू उठा के लेके आया सब पेस्ट कर दी। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब जब मैं ये खरीद लूंगा, जब एक मान लो ये मैंने खरीद ली, सब कुछ काम खत्म कर दिया खरीद के, तो बिहाइंड द सीन बताओ कौन सी कमांड चली होगी? डिलीट। खरीदने पे क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं स्टॉक में से क्या हो रहा होगा, स्टॉक में से डिलीट। डिलीट हो रहा होगा। लेकिन क्या डिलीट कमांड चली होगी या एडिट चली होगी? सर एडिट चलिए होगा, डिलीट तो रिमूव कर देगा ना पूरा करेक्ट। तो डेटाबेस पूरी से। की पूरी टी शर्ट अगर अगर सब कुछ ही खत्म हो गया तो शायद डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 टी शर्ट है, एक ही खरीदी मैंने, तो एडिट चली होगी। राइट? यस। आप बताओ अब कौन सी बची? क्रिएट। तो क्या मैं जाके कोई नई टी शर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ? नो। एक नई टी शर्ट है मेरी, कौन कर सकता है वो नई टी शर्ट क्रिएट? ये Admin। बंदा जो अमेजोन ब्रांड वाला कर सकता है, स्मॉल बिजनेस वाला बंदा कर सकता है, ये जिनकी कंपनी है वो कर सकते हैं। तो उनके लिए एडमिन पोर्टल होगा, वो कर रहे होंगे। तो मतलब क्रिएट यूजर नहीं कर सकता, यहाँ पे क्रिएट वो लोग कर रहे होंगे। हम हमारे थ्रू क्या होता है, एडिट अपडेट डिलीट ये सब होता है। और भी देखो, इस पेज पे कुछ भी देख लो, सब कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। ये डिपार्टमेंट है भाई, इस डिपार्टमेंट के अंदर इतने डिपार्टमेंट है, कैसे आ रहे होंगे बताओ? क्या है ये? लिस्ट। ये है ना, List। गेट ऑल डिपार्टमेंट है। तो गेट ऑल डिपार्टमेंट करोगे तो जितने डिपार्टमेंट होंगे वो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। लगाना कैसे है इसकी अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ फंक्शनैलिटी सोचो। तो फंक्शनैलिटी में अगर डिपार्टमेंट के अंदर सारे डिपार्टमेंट दिखाने हैं, तो टेबल में पड़े होंगे सारे डिपार्टमेंट, आप उठा के ले आए गेट ऑल डिपार्टमेंट। अब लगाना कैसे उसको टेंशन नहीं है, लूप चला के एक एक करके प्रिंट करा दिया। ठीक है, और कुछ देखते हैं। ऐसी एक टेबल में ब्रांड पड़े होंगे, सारे ब्रांड उठा के लेके आ गए, उनके आगे चेक बॉक्स लगा के फॉर ईच लूप लगा के ये लगा दिया। हर चीज आपकी जो भी अभी क्रूड ऑपरेशन है इन्हीं से रिलेटेड है। तो अगर अब आप इंटरव्यू में कोई पूछे कि एमवीसी में क्या करते हो, तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे? यस सर, बता पाएंगे। बता पाओगे, राइट? ये नहीं बता पाओगे कि भाई डाटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करते हो, क्योंकि अभी तक तो पढ़ाया नहीं ना मैंने डाटाबेस वाला। बट कोई पूछेगा कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो क्या दिखाते हो उस पे, तो आप बोलोगे कि एक कोई भी वेबसाइट का नाम बोल देना। मैं तो बोलता हूँ मिस्टर सिंह ट्रेडर्स, एक वेबसाइट हमने बनाई थी, उसी को बोल दिया करो। वो मेंस और वुमेन्स के अपैरल्स बेचता है, कपड़े। तो कह दो कि इसमें भाई 2-3 कैटेगरी बता दिया करो कि एक मेंस की कैटेगरी है, वुमेन्स की और किड्स की। तो आपका जो काम है वो एक सारे वो बनाना है, कि जैसे टी शर्ट्स के लिए हमने एक अलग कंट्रोलर बना रखा है, तो उसमें आपका काम क्या है, टी शर्ट्स के मॉडल बनाया, उस पर रिपोजिटरी पैटर्न पे मैंने क्रिएट अपडेट डिलीट ये मेथड लिखा, और यू कंट्रोलर से वो सारा डाटा लेके मैं आया। और फिर अगर किसी एडमिन के लिए हमारा अलग पेज है, क्योंकि नॉर्मल यूजर तो क्रिएट नहीं कर सकता, तो आप कह दोगे एडमिन के लिए हमने एक अलग पेज बना रखा है, उस पर वो क्रिएट भी कर सकता है। तो एडमिन का पेज ना कभी इतना इतना स्टाइलिश सा नहीं होगा। बेसिकली जो एडमिन जो होता है ना, जो बंदा, उनका पेज ऐसे ही होता है जैसे ये बना हुआ है ना यहाँ पे, जैसे हमने बनाया है लगभग ऐसे ही होता है। दिखाता हूँ कोई एडमिन पोर्टल दिखे तो बताता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें कोई एडमिन पोर्टल कैसे होता है। जो एडमिन का काम होता है, जो मतलब जो एड वेड करते हैं, उनका कैसा पेज होता है। चलो पहले इमेज पे देखते हैं। डैशबोर्ड बना रखा है इन्होंने, बट इनका देखो बड़ा सिंपल सा है कि ये यहाँ पे टोटल लिख जाए कितने आइटम है इनके, कितने लोगों ने खरीदा, ये सब डिटेल। कहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा कि ऐड करो आइटम, सबट्रैक्ट करो, इसलिए यहाँ पे एडमिन ई कॉमर्स। पहला पेज पे डैशबोर्ड दिखता है, फिर एड वेड का भी आता है। चलो यहाँ पे भी ज्यादा सही से दिखेगा नहीं, लेकिन एडमिन का पोर्टल बड़ा सिंपल होता है, जैसे हमारी वेबसाइट है लगभग वैसी चीजें होती हैं उसमें। ये देखते हैं कोई दिखाएगा, मतलब हमें तो खाली डेमो देखना है ना।
ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं, अकाउंट नहीं बनाएगा तो देख लेंगे। तो कहना है आपको, हमने एक एडमिन पोर्टल भी बना रखा है जिसमें यूजर जो बंदा सेल करता है वो सामान डालता है, उसके लिए क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट है, उसको तो सिंपल यही जो मैंने काम किया है वही दे रखा है हमने। देखते हैं खुलता है नहीं खुलता। जब तक खुल रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें जो अभी आज हमने पढ़ा? अभी तो नहीं है सर। ठीक है, खुल गया, लेकिन ये यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, तभी मैं अकाउंट बनाऊंगा नहीं इस पे। बट आप समझ गए कि एडमिन के लिए एक अलग से पेज और होगा जिसमें क्रिएट का बटन होगा। बाकी कोई भी वेबसाइट वालों, फेसबुक भी उठा लो या कोई भी उठा लो, वहां पे भी यही सब हो रहा होगा। तो अगर फेसबुक को भी एनालाइज करें, देखें, पता नहीं मेरा फेसबुक यहाँ पे लॉगिन है नहीं है, नहीं है, लेकिन चलो यूट्यूब को एनालाइज करते हैं। यूट्यूब तो है ना। अब कोई भी वेबसाइट आप एनालाइज कर सकते हो। पहले पेज पे क्या आ रहा होगा बताओ? इंडेक्स। लिस्ट है, राइट? ये सारी लिस्ट हाँ है, लिस्ट। जेनरिक वीडियो की लिस्ट है। यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये मेन्यू है। तो एक टेबल बनी होगी मेन्यू नाम की, उसमें जितने मेन्यू पड़े होंगे वो लेके आ रहे हैं, बस यहाँ पे लगा दे रहे हैं आगे आगे। अब आप सर्च करते हो फूडवेनकैट, तो आप जाएगा गेट गेट कोर्सेज बाय नेम। कौन सा नेम? गेट कोर्सेज बाय नेम। तो फूडवेनकैट नाम के नेम से जो भी मिलेगा उसे वो सर्च करके ले आ जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन है ना, यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन क्या है, हम बाय आईडी ला रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा होगा, किया होगा, यहाँ पे भी जब सर्च किया मैंने तो इन्होंने क्या होगा, लिस्ट, क्योंकि बहुत सारे आ सकते हैं ना। वीडियोस ऐसे लिख देता हूँ, वीडियोस लिखता हूँ, हालांकि वीडियोस यहाँ पे कुछ बनाया नहीं मैंने। नेम क्या, ये मेथड बना रखा होगा इन्होंने। तो आपने जैसे जो भी नेम डाला इसे कॉपी करके यहाँ पे भेज देंगे, और आप जाके SQL सर्वर में क्या करोगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वीडियो वेयर नेम लाइक, लाइक होता है ना एक फंक्शन, लाइक, ये समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे? थोड़ा बहुत करके पता चलेगा थोड़ा। हाँ हाँ, मतलब वही है सब। देखो सब में ज्यादातर ये लिस्ट वगैरह यही सब दिखाना होता है। बाकी अब आप करना प्रिपरेशन और बताना मुझे। भाई आपको क्या करना है, आपको 10 बनाने हैं, 10 जैसे मैंने एक सिंगल बनाया है, आपको ऐसे 10 बनाने हैं। उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, कार और टीचर, सबके अलग अलग तरह के, मोबाइल फोन, ऐसे 10 कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो दुनिया के, टीवी, और दुनिया में सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है, इंसान, उनके 10 ऑपरेशन करने हैं, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। वो 10 कर लोगे तो ये आपको फ्लो पूरा रट जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लोगे, राइट? यस। चलो ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सर इसको ठीक है, करके पूछते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। Bye.